कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो चुकी है और इसी के साथ में जो 2 साल की सज़ा उनको मिली थी उस पर भी रोक लग चुकी है। पूरा मामला आपको बता देते हैं। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी, रद्द कर दी गई थी और इन्हीं के साथ में उनको 2 साल की सज़ा भी न्यायालय ने सुनाई थी और उनका सरकारी आवास भी खाली करा दिया गया था। लेकिन ठीक उसके 4 महीने बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी और जो 2 साल की सज़ा उनको सुनाई गई थी उस पर भी रोक लगा दी। अब बहुत जल्द ही प्राप्त जानकारी के अनुसार उनका जो सरकारी आवास जो उनसे लिया गया था या छीना गया था वो भी बहुत जल्दी उनको दे दिया जाएगा। ये खबर आते ही नहीं, कोर्ट का फैसला आते ही कांग्रेस नेताओं में खुशी की लहर है और आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के युवा नेता विनीत त्यागी। त्यागी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिटी न्यूज़ में। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल कर दी है और 2 साल की जो सज़ा उनको मिली थी उस पर भी रोक लगा दी है। किस तरह का जश्न बन रहा है कांग्रेस नेताओं में? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी के जितने भी हम सिपाही हैं, जितने भी हम सिपाही कांग्रेस पार्टी के हैं, राहुल गांधी जी के समर्थक हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हम पढ़े लिखे युवक लोग हैं। हम ये नहीं है कि कोई भी बातों को सुन करके और सिर्फ उसको बहकावे में आ जाएं। हम संविधान में विश्वास रखते हैं। संविधान के बारे में हमें पता था कि कोई भी ऐसा सेक्शन है ही नहीं जहां पर राहुल गांधी जी ने कोई भी ऐसा कोई कार्य किया हो जिससे संविधान के कहीं भी कोई नियम तोड़ा गया हो। उन्होंने आम तौर पर वो बात कही, साधारण तरीके से वो बात कही और आम जनमानस की बात कही। उनकी कोई भी इंटेंशन, उनकी कोई भी भावना ऐसी नहीं थी कि किसी समाज को आघात किया जाए और उसी का कारण सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बेहतर तरीके से समझते हुए बहुत साफ और क्लियर डिसीजन दिया। और ये आम जनता के लिए, आम आदमी के लिए भी एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि डरना नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी आपको डराने का प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में काम कर रही है और जो दिशा निर्देश वो दे रहे हैं उसके ऊपर पूरी कांग्रेस पार्टी चल रही है। तो हम ये कहेंगे कि आम आदमी को डरने की जरूरत नहीं है। संविधान जीवित है और सत्य है। जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, तो ये उदाहरण है। और कॉन्स्टिट्यूशन अभी जीवित है, संविधान जिंदा है, तो उसी को बचाने की लड़ाई है। जो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं वो हमारे संविधान के अंतर्गत दिए हैं और संविधान की जीत हुई है, झूठे लोग हारे हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है, ये बड़ी ही झूठी पार्टी बन गई है। जी, तो आप कह रहे हैं कि संविधान को बचाने की लड़ाई है, जनता डरे नहीं। संविधान क्या खतरे में लगता है आपको? क्या आपको लगता है कि देश की जनता डरी हुई है और डरी हुई है तो किससे डरी हुई है और संविधान खतरे में है तो किससे खतरे में है? जी देखिए, संविधान जो खतरे में है वो ऐसे लोगों से खतरों में है कि जो लोग घटनाओं को अंजाम देते हैं, जो बलात्कार करते हैं, जो बलात्कार करने के बाद लोग उनके समर्थन में उतरते हैं, जिस पार्टी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं संविधान को तोड़ने का काम करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि किसान आंदोलन रहा हो तो टेनी जी कौन थे? वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे। उनको बचाने के लिए एडी से चोटी तक जोर लगाया गया, लेकिन जैसे राहुल गांधी जी के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, जब हस्तक्षेप किया तो टेनी जी थे, उनके सुपुत्र जो थे वो जेल का उनको मुंह देखना पड़ा। अब आज ऐसे ही आपने देखा होगा मीनाक्षी वाल्मीकि वाले मामले में हुआ। यहाँ पर पहली रिपोर्ट में बताया गया कि वो कहीं भी बलात्कार हुआ ही नहीं है और उसके बाद रिपोर्ट में आया कि बलात्कार हुआ है, कितने लोगों की हत्या हुई है, लेकिन फिर कोर्ट ने उसमें इंटरफेयर किया। कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को जेल में पहुंचाया, लेकिन फिर किसने बचाया उन्हें? अब बात कर रहा हूं मैं नूह जैसे मामले की। आप बात करिए, आप मणिपुर की बात कीजिए। क्या मणिपुर में जिन बॉर्डर पे जो हमारे भाई रक्षा कर रहे हैं पूरे देश की, उनकी पत्नियां सुरक्षित नहीं है? ऐसे लोगों को जिनकी आवाज़ें बंद हो गई हैं, हाँ, ऐसे उसमें देश में प्रधानमंत्री जी को क्या बोलना चाहिए था? उन्हें आश्वस्त करना चाहिए था पूरे देश के लोगों को, भारतवर्ष में के हर एक फौजी को यह आश्वस्त करना चाहिए था कि बेटा मैं बैठा हुआ हूं, अगर आप बॉर्डर पे हो तो देश के अंदर और देश के बाहर तक की नीतियां मेरी हैं, वो लोग बचेंगे नहीं। जो आपकी और मेरी बेटी, आपकी बहुओं के साथ में या मेरी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार जिन्होंने किया है या जिन्होंने ऐसी निर्वस्त्र करके उन बच्चों को घुमाया है, वो हमारी बहनें थी, लेकिन प्रधानमंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कहीं ना, और उन्हें बचाने के लिए आप देख रहे हैं नई नई घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ये मैं बताना चाहता हूं कि देश की जो रक्षा करने वाले हमारे बहादुर सिपाही हैं, उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो आप समझ रहे हैं कि आम नागरिक सुरक्षित है। राहुल गांधी जी के लिए क्या नहीं किया उन लोगों ने? एडी चोटी का जोर लगा दिया।
लेकिन संविधान जिंदा है। मैं फिर वही बता रहा हूं कि ये प्रयास कर रहे हैं संविधान की धज्जियां उड़ाने के लिए, जहां भी इनको मौका मिल रहा है। आप देख लीजिए, हाल ही में हरियाणा वाली घटना में आप देखिएगा, मेवात में क्या हुआ। किसी ने पूछा कि वो व्यक्ति जो मंदिर गया वो कौन था? हर व्यक्ति बजरंग दल का क्यों निकलता? आप हाल ही में बात कीजिए गाजियाबाद की, हर व्यक्ति बजरंग दल का क्यों निकलता है? तो त्यागी जी, क्या शोभा यात्रा पर पत्थर पथराव करना ठीक मानते हैं आप? देखिए, मैं बिल्कुल ठीक नहीं मानता। मैं ये कहता हूं कि शोभा यात्रा क्या आपसे पहले नहीं निकाली गई? जी। क्या इन 70 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि शोभा यात्रा निकाली जा रही है? अगर किसी को इंटेंशनली, कोर्ट हमेशा देखती है कि आपकी इंटेंशन क्या है। अगर मैं आपके मेरे घर के बाहर से आप कोई बारात निकल के जा रहे हैं और आपके बाराती अगर मेरे घर में बहन बेटी के साथ में बदतमीजी करेंगे, फिर वो यात्रा भगवान की हो या इंसान की हो, तो आदमी क्या करेगा? किसी की बहन बेटी पर या इज्जत पर जब हमला होगा तो उसका बचाव करेगा, वो सीधी बात है। फिर चाहे वो भगवान की यात्रा निकाल रहे हैं हम, या फिर कोई बारात निकाल रहे हो, या किसी की मैयत निकल रही हो, उससे मतलब नहीं होता। मतलब होता है कि उस समय पर जरूरत किस चीज़ की है, उसकी किसी औरत के सम्मान बचाने की है। अगर किसी औरत का सम्मान जा रहा है तो उस सम्मान से कोई बड़ी यात्रा नहीं हो सकती। उस यात्रा को बचाने के लिए पूरी रामायण किसके ऊपर डिपेंड थी? एक औरत के सम्मान के ऊपर डिपेंड थी। तो जहाँ पर सम्मान जाएगा तो वो शोभा यात्रा का नाम लेकर के कहीं ना कहीं लोगों को, एक मैं कहता हूँ कि इमोशनल ब्लैकमेल करने का काम करते हैं। लोगों को जबरन उकसाया जाता है झगड़ा करने के लिए। आप यात्रा निकालिए, उनका भी साता कौन है? बजरंग दल वाले जैसे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, ये लोग उकसाते हैं। उदाहरण आप कितने उदाहरण लेंगे? आप देखिए, टैनी का उदाहरण लीजिए, मीनाक्षी वाल्मीकि का उदाहरण लीजिए, आप नूह का उदाहरण लीजिए, मणिपुर का उदाहरण आपके सामने चीज़ें चली रही हैं। आपने हरियाणा आपने देखा ही है, मेवात में, गाजियाबाद आप अभी कल की घटना आप देखिए क्या अंजाम हो रहा है। तो ये कौन है? सब लोगों के पीछे आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल क्यों है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये जनता को सोचना होगा, और ये उन लोगों को सोचना होगा जो भारतीय जनता पार्टी में बजरंग दल के नाम पे, बजरंग बली के नाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, कि ये आपके बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं, या आपके बच्चों को कहीं ना कहीं उग्र या उग्रवादी बनाने की एक रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, ये बजरंग दल के नाम पर बजरंग बली को बदनाम करने का काम ना करें, और जो अपनी गंदी नीतियां हैं, इसका नाम बजरंग दल बदल करके ये भद्रंग दल होना चाहिए इनका नाम। क्यों? कि हमारे परम पूज्य को बदनाम कर रहे हैं। हमारे जो भगवान राम के सेवक हनुमान जी हैं, उनके नाम को बदनाम कर रहे हैं। अरे उन्होंने कितना त्याग किया, बजरंग दल नाम रख के उनका अपमानित करने का काम करते हो। इन्हें डूब के मरना चाहिए ऐसे बजरंग दल के लोगों को, जो आदमी की हत्या करते हैं और कहते हैं कि मैं बजरंग दल का आदमी हूं। कहां मर जाते हैं जब ये, जिस समय पर बेटियों का बलात्कार होता है? कहां मर जाते हैं जब ये किसानों के साथ में अत्याचार होता है? कहां मर जाते हैं जो गाजियाबाद जैसी घटना होती है? इनका डूब के मर जाना चाहिए इन लोगों को। त्यागी जी, अब लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, 6 महीने बाद में गठबंधन हो चुका है, इंडिया वर्सेस एनडीए है, 26 पार्टियों का समर्थन आपके साथ है, तो उससे अधिक भाजपा 38 पार्टियों का समर्थन उनके पास में। क्या लगता है आपको, क्या स्थिति लग रही है? किस तरह से चुनावी तैयारियां होंगी? किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगे? जनता को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे? किस तरह से समर्थक जुटाएंगे अपनी तरफ? जी देखिए, वैसे चुनाव बहुत दूर है, और भारतीय जनता पार्टी अगर विकास के मुद्दों पर बात करती तो वो जगह जगह दंगे ऑर्गेनाइज नहीं कराती। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि देश समझ चुका है। दंगे कहाँ ऑर्गेनाइज करा दिए भाजपा ने? ऑर्गेनाइज कैसे नहीं कराया? अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊंगा, और आप ये समझिएगा भी। जो घटना आपके मेवात में हुई, वो मेवात वाली घटना में क्या आपने पूछने का प्रयास किया कि वो व्यक्ति जो उस गांव के मंदिर में गया, मेरा गांव मोल्टा में मंदिर पड़ता है, क्या उसके बारे में भी पता किया गया कि वो व्यक्ति क्या मंदिर कभी जाता है या नहीं जाता? अब मैं यहाँ 200 किलोमीटर दूर किसी मंदिर में जा सकता हूँ गांव में, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या उसके बारे में पता किया गया कि उसने क्या झगड़ा क्यों हुआ? जब किसी व्यक्ति को आप बोलोगे तुम्हारे दामाद आ रहे हैं, इस तरीके के व्यक्ति, मतलब यह दामाद कहने का मतलब होता है किसी की बहन को गाली लगना, बेटी को गाली लगना, उनके पड़ोस में खड़े होकर के, जहाँ भी कोई बाहुल्य हो या ना हो, अब ऐसी बातें करेंगे कि माला पहनाइए आपके दामाद आ रहे हैं, तो वहाँ झगड़ा नहीं होगा तो वहाँ क्या मिठाइयाँ बांटी जाएंगी? ये सब लोग क्यों निकल रहे हैं? बजरंग दल के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों हर चीज़ के पीछे होते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए। वो है कह ही नहीं रहे भाजपा पीछे है, आप कह रहे हैं भाजपा हर जगह पीछे। अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर अतिक्रमण वाला मामला हुआ, बिल्कुल घटना, हम कहते हैं कि जो घटना ये होनी थी या जो घटना हुई, पूरा देश जानता क्या हुआ। ये वेल प्लान्ड एक मर्डर था, और उसको मैं कह सकता हूँ कि भाई ये एनकाउंटर अगर था तो पुलिस के बीच में, हम भी बहुत राजनीति करते हुए 19 साल हो गए हैं, अच्छे बच्चे के जो
कहते हैं ना, पाँव कांपने लगते हैं जब पता लगता है कि 12 खाकी वाले खड़े हुए हैं, क्योंकि उनके सबके हाथ में पिस्टल होती है, वो डंडा नहीं होता। इसके पीछे किसका हाथ है? नहीं, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है कि कहीं ना कहीं हर चीज़ें हिंदू मुस्लिम, ये पृष्ठभूमि आप ये सोचिए ना कि हर जगह पे गाजियाबाद जैसी जगह में, वो तो चलो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भैया अपना जो प्रशासन है, कि प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ, कहीं ना कहीं उन्होंने रोकने का काम कर दिया इस घटना को। अगर ये प्रशासन सचेत नहीं होता या भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के दबाव में आ जाता तो क्या होता? ये आज दंगा हो रहा होता, आज आप मेरी और हमारी आपकी बात नहीं हो रही होती, हमारी आपकी बात हो रही होती कि हिंदू क्या कह रहे हैं, मुस्लिम क्या कह रहे हैं, मुस्लिम ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं, हिंदू ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं, तो मुद्दे बदल जाते यानी कि हैं। भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि करती आ रही है। उन्होंने हमेशा ये कार्य किया है कि अब विकास की बात होनी चाहिए थी। 9-10 साल में आपने कितना विकास किया? इतना कर तो दिया, इतना सारा विकास कर तो दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, बीमा योजना, जनधन खाते, उज्जवल गैस योजना, इतना विकास 10 सालों में करा तो है, और क्या चाहिए आपको? अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ, गाजियाबाद में आप रहते हैं, गाजियाबाद में भी हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना, गाजियाबाद का स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेगा, 364 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेगा स्टेशन। ये तो और क्या स्विट्जरलैंड भी बन रहा था, और वाराणसी भी आप देख रहे हैं कि वाराणसी को स्विट्जरलैंड और मतलब कि पता नहीं कौन कौन सा सिटी बनाने वाले थे, लेकिन वाराणसी की स्थिति क्या हुई है कि गंगा मैया में आज भी वहाँ पर लोगों के मलमूत्र जा रहे हैं। ये वहाँ तो वो कर नहीं पाए कुछ भी। गंगा सफाई योजना में कितना पैसा खा गई आपको पता है। अब मैं आपकी कुछ बात का जवाब दे दूं कि जो योजना ये बता, नाम ही तो बदले, योजना तो हमारी है पुरानी। आप उसके बारे में जिक्र कीजिए कि पीएम केयर फंड में कितना खा गए। यानी कि दंगों के पीछे भाजपा का हाथ है, योजना के पीछे कांग्रेस का हाथ नहीं। मेरा मतलब ये है कि मैं जो ज्यादा आप काम की बात अगर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि काम अगर हुआ है तो इन पिछले 70 सालों में ज्यादा हुआ है। जिस काम को आप बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो मेट्रो आपके सामने से जा रही है, ये मेट्रो जो है ये 1,90,000 करोड़ का जो जापान से कर्जा लिया है उसका है। तो आप ये क्यों नहीं बताते कि जो विकास हो रहा है उसमें कर्जा कितना लिया गया है। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि देश के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपए था 2014 में कर्जा, और आज देश के ऊपर मतलब कि 127 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। आप इस बारे में क्यों नहीं बताते कर्जा कितना हो गया? जब डेवलपमेंट हो रहा है, कितने लोगों ने पैसा खाया, कितने पुल गिरे हैं, कितने घटनाएं हुई हैं, उन लोगों को टेंडर दिए गए हैं जो गुजरात में कि जिन्होंने कभी पुल बनाए नहीं। अडानी जैसे लोगों को जहाज बनाने का हिंदुस्तान एरोनॉटिकल छोड़ करके उनको दिया गया। रिजल्ट आपके सामने है कि किया क्या। रिजल्ट आप ये बताइए कि रिजल्ट क्या निकला एट द एंड किसी भी चीज़ का। मैं बहुत दौड़ा, मैंने पता चला मैं पूरा मैराथन में मैं पूरी मैराथन मैंने की, लेकिन मेरा नंबर आखिरी आ रहा है तो उसका एट द एंड रिजल्ट क्या निकलता है कि आपने जो मेहनत की उसका परिणाम क्या निकलता है। जब आप परिणाम देखोगे कि विकास को कर्जा कितना हुआ, आपने कितना खोया, आप इंटरनेशनल लेवल पर कहाँ थे, आप इंटरनेशनल लेवल पर कहाँ से कहाँ आपकी डिजिग्नेशन आ गई है। प्रचार तंत्र में बहुत बड़ी ताकत होती है। मैं तो कहता हूँ, और एग्जाम्पल मेरा ध्यान रखिए, एक गधे के ऊपर एक टीका लगा दीजिए आप और उसका प्रचार पूरे इंडिया में कर दीजिए, और वो गधा जब कहीं भी निकलेगा तो आप पहचान जाओगे, अरे ये तो गधा ठीक है भाई, हापुड़ जिले का गधा था वो, और ये भाई इसका इतने होल्डिंग लगे हुए। तो प्रचार तंत्र में ताकत होती है, गधे को भी पहचान दिला देती है। और यहाँ तो सब लोग आदमी का प्रचार कर रहे हैं और बड़े बड़े प्रचार तंत्र 10-10, 20-20 हज़ार करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। तो मेरा मतलब ये है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ इस उदाहरण के माध्यम से कि प्रचार तंत्र में वो ताकत होती है कि जो बिना बोलने वाली चीज़ें हैं उनको भी आप एक पहचान दिला सकते हैं। तो फिर इंसान की और बड़े नेता की तो बहुत बड़ी एक ओहदा होता है कि जो प्रचार तंत्र, तो लेकिन प्रचार तंत्र ही चल रहा है। पैसा 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा जितना हमें लगभग है कि वो मंथली खर्चा आता है, तो वो सोचने की बात है कि पैसा कहाँ से जा रहा है, हम लोगों से जा रहा है। अब लोकसभा चुनाव को 6 महीने हैं, लेकिन अभी से ही भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा के कार्यकर्ता जनसंपर्क कर रहे हैं, अपनी 9 साल के कार्य को जनता के बीच में ले जा रहे हैं, बता रहे हैं क्या क्या काम उन्होंने किया। गठबंधन भी हो चुके हैं पार्टियों के, इंडिया वर्सेस एनडीए की चर्चा भी चल रही है। आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव में? जी देखिए, हमारा मुद्दा यही है कि जो सरकार जिन मुद्दों पर आई थी, वो एक तो महंगाई रोकने के मुद्दे पर आई थी, युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर आई थी, देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के मतलब के लिए आई थी, और बॉर्डर पर हमारा देश मजबूत हो वहाँ उन चीज़ों के लिए आई थी। अब चाइना हमारे देश के अंदर घुस गया है, इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए।
युवाओं को कितना रोजगार आपने दिया है? आप 2 करोड़ सालाना की बात करते थे, मैं समझ रहा हूँ कि आप 2 करोड़ आप एवरेज लगाएंगे तो 9 सालों में 18 करोड़ युवा आपने बेरोजगार कर दिए हैं। महंगाई, आप 73 रुपये पेट्रोल पे कूद जाते थे, आप 470 रुपये का जो सिलेंडर था वो 470 रुपये के सिलेंडर पे होने के बावजूद आप सिलेंडर लेकर के, और सब्जियां अगर 10 रुपये ऊपर हो जाती थी तो आप गले में टमाटर की माला लेके बैठ जाते थे। मैं तो भूल रहा हूँ, मैं भूल कह रहा हूँ, मैं याद कर रहा हूँ उन लोगों को, कहाँ तो स्मृति ईरानी गई जो 470 रुपये के सिलेंडर पे तो लेके सिलेंडर को बैठ गई थी, और आज जो है स्थिति ये है कि वो 1100 रुपये के सिलेंडर पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। टमाटर 240 रुपये किलो बिक रहा है, उस पर आप बोलने के लिए तैयार नहीं है। मतलब कहने का ये है कि दाल हो, आटा हो, सब डबल ट्रिपल रेट पर है, आप बोलने के लिए तैयार नहीं है। आपने देश को दिया क्या? आपने देश को सिर्फ क्या दिया है? महंगाई, युवाओं को बेरोजगार किया है, बॉर्डर पर देश को कमजोर किया है, आपसी भाईचारा खत्म किया है। हम इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे कि हम अपने भाईचारे को मजबूत करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, महंगाई को कंट्रोल में लेकर के आएंगे। लेकिन हम इनकी तरह 6 महीने पहले पृष्ठभूमि, 8 महीने पहले यहाँ दंगों की पृष्ठभूमि तैयार नहीं करेंगे। हम युवाओं को बताएंगे कि आपके बच्चे, आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी अगर इन झगड़ों में फंसोगे। इन झगड़ों से दूर रहो, भाईचारा बनाओ, देश को मजबूत करो, राष्ट्र को मजबूत करो, ये हमारे मुद्दे रहेंगे। ये कांग्रेस नेता विनीत त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी जो कि कांग्रेस लीडर हैं, कांग्रेस नेता, उनकी संसद सदस्यता बहाल हो जाने के बाद में मजबूती मिलेगी। कांग्रेस नेताओं को उत्साह, जश्न का माहौल है। साफ तौर पर कहना है 2024 के लोकसभा चुनाव में महंगाई मुद्दा रहने वाला है, युवाओं का रोजगार मुद्दा रहने वाला है, और देश में जो स्थिति बनी हुई है, जो दंगे, जो हिंसा भड़क रही है, चाहे वो हरियाणा में हो, आपका वो मणिपुर में हो, इस सब के पीछे केवल एक ही है, वो है भारतीय जनता पार्टी। इस बार जो चुनाव में मुद्दे रहने वाले हैं कांग्रेस के, साफ तौर पर विनीत त्यागी जी ने बताया कि महंगाई मुद्दा रहने वाला, रोजगार मुद्दा रहने वाला, हमारा देश का बॉर्डर, हमारा देश कितना मजबूत हो, किस तरह से मजबूत हो, ये मुद्दा रहने वाला है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज़ के लिए मैं विशाल रावत।